नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स ब्रेक विद कॉलर शो। मैं हूं पल्लवी। बाजार में आज लगातार दूसरे दिन भी मुनाफा वसूली हावी रही और अगर परसेंटेज के लिहाज से बात करें तो 24 जून के बाद निफ्टी में सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट आज दर्ज हुई। निफ्टी जहां 8600 के नीचे बंद हुआ, वहीं सेंसेक्स भी लगभग 310 अंक गिरकर 28,000 के नीचे क्लोज हुआ। निफ्टी 50 की आज लगभग 70,000 करोड़ की मार्केट कैप साफ हो गई। अगर सेक्टोरल बेसिस पे हम बात करें तो पावर इंडेक्स लगभग 1.5% नीचे रहा। तेल गैस शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही और इंडेक्स लगभग 2% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ। इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रो, कैस्ट्रॉल, रिलायंस ये कुछ नाम थे जहां 3 से 4% की गिरावट आज दर्ज हुई। कुछ और सेक्टर्स पर नजर डालें तो ऑटो पैक लगभग 2% की कमजोरी रही। बैंक्स में लगभग 1.5% की कमजोरी रही। फार्मा शेयर लगभग 1.5 से 2.25% की गिरावट यहां पर दर्ज हुई। वॉकहार्ड, ल्यूपिन, एलेंबिक फार्मा, कैडिला, मार्क्सन्स, ऑरबिंदो इन सब में ही 2 से 4% की गिरावट देखने को मिली। ऑटो पैक में जैसे हमने बात की, M&M लगभग 2% टूटा। इनफैक्ट नतीजों का भी असर इस पर काफी हद तक दिखा। टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, SML, इज़ुज़ू और आयशा मोटर्स यहां पर 1.5 से 2% की गिरावट आज के सेशन में दर्ज हुई। इनफैक्ट आज ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी गिरावट देखने को मिली। मदरसन सुमी के आज नतीजे भी आए और नतीजे के बाद लगभग 7% की गिरावट आज के सेशन में देखने को मिली। व्हील्स इंडिया, प्रिकॉल, शिवम ऑटो, राना ब्रेक ये कुछ ऐसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स थे जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिला। नतीजों के असर की बात करें तो अदानी पोर्ट्स के नंबर्स आए थे और उसके बाद शेयर लगभग 7 से 8% चढ़ा। आरबी डेनिम और राजेश एक्सपोर्ट्स यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिला। सबसे ज़्यादा निफ्टी के गिरने वाले शेयरों की अगर बात करें तो उसमें ग्रासिम, ACC, आइडिया, अंबुजा सीमेंट्स और ल्यूपिन शामिल रहे। और इनफैक्ट आज जो ट्रेंड देखा उसमें दिग्गजों के साथ साथ जो मिड और स्मॉल कैप शेयर्स थे यहाँ पर भी 1 से 1.25% की गिरावट रही। इसके अलावा अदानी पोर्ट सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर्स में से था। नतीजों का असर भी डेफिनेटली इस पर देखा। लगभग 8% ऊपर बंद हुआ। कल भी कुछ नतीजे आने वाले हैं, उन पर भी हमारी नजर रहेगी। लेकिन सबसे पहले बाजार के जानकार मौजूदा मार्केट के लिए बारे में क्या कहते हैं, आइए सुन लेते हैं। You have to wait to see what bursts the liquidity bubble and what impact that would have on global markets, and then obviously reflecting that through to India. So it's very difficult to say the direction, because liquidity as it remains strong at the moment means momentum is still there for all markets as we've been seeing. So we just have to wait for that time. It's very difficult to kind of be overly negative right this second, because it's making you look very stupid to do so, given markets are moving higher. So just sit there, enjoy the momentum, but something will change. आपने सुना एंड्रयू हॉलैंड को, उनका ये मानना है कि ग्लोबल बाजारों में जो गिरावट है उसका असर इंडिया पर भी होगा और भारत के जो मार्केट्स हैं यानी कि निफ्टी, सेंसेक्स यहाँ पर भी गिरावट दर्ज हो सकते हैं। निफ्टी आज लगभग 8575 के लेवल्स पर क्लोज हुआ। लेकिन कल के बाजार में आपको क्या करना चाहिए और जिन स्टॉक्स को आपने लिया हुआ है उस पर क्या स्ट्रैटेजी बनाए, इस पर बात करने के लिए किरण जाधव, CMD प्रिसिजन इन्वेस्टमेंट हमारे साथ मौजूद है। किरण, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगी, लगातार 2 सेशन से हम देख रहे हैं मुनाफा वसूली रही और इनफैक्ट RBI पॉलिसी के दिन से ही हम देख रहे हैं गिरावट लगातार बढ़ रही है। कल के दिन जब मार्केट खुलेगा, किस तरह का आपको लग रहा है कि क्या ट्रेंड हो सकता है? फिलहाल ये दबाव जारी रहेगा? एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट शॉर्ट टर्म में निफ्टी ने तोड़ दिया है। आज के सत्र में 8630 का लेवल था। उसके बाद हमने गिरावट की रफ्तार तेज होते देखी है और हम दिन के निचले स्तरों पर ही क्लोज आज का हुआ है, तो ये वीकनेस दर्शाता है। पर ये अभी इधर से और नीचे कितना जाएगा, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल करीबन 8520 से लेके 8500 तक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लेवल्स पे मार्केट को सपोर्ट लेना चाहिए अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंटैक्ट रहना है। तो अगर ये लेवल्स नहीं होल्ड करते तो दिक्कत वाली बात होगी। तो पिछली बार भी हमने करीबन 8500 से एक अच्छी मूव हमने अपसाइड देखी थी। तो ये कहना अभी इम्पोर्टेंट है कि ये देखना पड़ेगा कि ये सपोर्ट होल्ड करता है कि नहीं। अगर होल्ड करता है तो वापस इसी रेंज में ट्रेड करता नजर आएगा, 8500 ऑन द लोअर साइड एंड 8700 ऑन द हायर साइड। चलिए अब बात करेंगे अपने दर्शकों से और सबसे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। शैलेश शाह वडोदरा से। नमस्कार शैलेश जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने एजिस लॉजिस्टिक परचेस किया है 118 में। ओके, 500 से। तो अभी मैं होल्ड करूं कि होल्ड करूं? पर होल्ड करूं। ओके, वैसे आपने क्या समझ के या क्या सोच के इसमें खरीदारी की है? क्या आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करते हैं सर?
जीएसटी बिल के लिए। कितने समय के लिए? तो 6 महीने के लिए। और 6 मंथ्स तक का इनका नजरिया 118 की इनकी खरीद है। हालांकि फिलहाल कुछ ही समय में इन्होंने मुनाफा कमा लिया है, लेकिन अगले 6 महीने के लिए क्या टारगेट्स आप किरण इनको सजेस्ट करेंगे एजीस लॉजिस्टिक्स में? 6 महीने का व्यू नहीं, 1 साल का व्यू रखना चाहिए। 6 महीने में बिल्कुल ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट करीबन 110 से 115 लेवल के बीच में है, तो इसके नीचे जाता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ ये स्टॉक। तो 105 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। 130 एक छोटा सा बैरियर है, ये एक बार 130 निकल जाए तो वापस एक बार इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल जाना चाहिए। पिछले 2 महीने से 1.5 महीने से ये स्टॉक रेंज बाउंड ट्रेड दिखा रहा है। रेंज 115 118 से लेके 130 है, तो इस रेंज का ब्रेकआउट जब आएगा तब ये स्टॉक इजीली 170 180 के लेवल्स छूता हुआ नजर आएगा। एक बार 130 के ऊपर जाएगा तो एक ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी भी मिल जाएगी, जहां पे नो रेजिस्टेंस जोन होगा, तो मार्केट आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगा। तो 130 के ऊपर मैं एडिशनल ऐड करने की सलाह दूंगा। ऑलराइट, यानी 130 के लेवल्स को आप मॉनिटर करें और इसको एक्यूमुलेट भी आप कर सकते हैं फर्दर, और फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दे रहे हैं किरण। अगला सवाल एसएमएस के जरिए है, सुनील ने भेजा है चंडीगढ़ से, और इन्होंने एसबीआई परचेज किया हुआ है। 500 शेयर्स है इनके पास लगभग 205 के लेवल्स पर। क्या सलाह रहेगी? हालांकि इनका नजरिया क्लियर नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये हमें ध्यान में रखना होगा कि एसबीआई के नतीजे भी आने हैं 12 तारीख को, उस पर भी बाजार की नज़र है। फिलहाल ये मुनाफे पर बैठे हैं और 231 आज की क्लोजिंग रही है। क्या सलाह रहेगी एसबीआई पर? 205 में खरीदा हुआ है तो 218 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह होगी, क्योंकि इसने 2 बार 220 222 के लेवल को टेस्ट करते हुए हमने एक ऊपरी स्तर देखा है ये स्टॉक जाते हुए। इसके स्टॉक को आउट परफॉर्म करना है तो ये कंसिस्टेंटली 236 237 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए, तभी आपको इस स्टॉक में एक रफ्तार देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपका टारगेट करीबन 250 252 का रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी होल्ड कीजिएगा और स्टॉप लॉस 218 का रख के होल्ड करना चाहिए। ऑलराइट, तो फिलहाल एसबीआई के अंदर आपको बने रहने की सलाह दी जा रही है, लेकिन कुछ अहम नतीजे आने हैं कल और उनमें बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। इनफैक्ट अब ज़्यादातर पीएसयूज के नतीजे बाकी हैं, जिसमें एसबीआई का जिक्र किया हमने और साथ ही अब बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर इसके अनुमान की बात करें तो जो Q1 में बैंक का मुनाफा है, ऐसा अनुमान है कि 62% तक वो गिर सकता है। पिछले साल इसी क्वार्टर में बैंक का मुनाफा लगभग 1052 करोड़ था। कंपनी की बैंक की जो फीस आय है वो गिरने से बैंक की जो ब्याज आय यानी कि एनआई, उस पर थोड़ा सा प्रेशर दिख सकता है। एनआई में 10% तक की गिरावट आ सकती है और 3100 करोड़ रुपए के आसपास ही रह सकता है। ये जी बिजनेस का अनुमान है। साथ ही अगर प्रोविजन फ्रंट पे बात करें किरण, तो क्वार्टरली बेसिस पे जो प्रोविजंस हैं वहां पर कुछ रिलीफ रहेगा, शायद वहां पर कुछ गिरावट देखने को मिले, और 6857 करोड़ के मुकाबले इस तिमाही में प्रोविजंस लगभग 1600 करोड़ रुपए रह सकते हैं, ये जी बिजनेस की रिसर्च कहती है। आपको क्या लगता है, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट से? और साथ ही स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो आज बाजार में गिरावट थी, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा लगभग 1.25% बढ़त के साथ बंद हुआ। कल की ओपनिंग कैसी देख रहे हैं? और अगर प्रोविजनल फ्रंट पे गिरावट दिखती है, ये बहुत पॉजिटिव है बैंक के लिए, क्या सलाह रहेगी इस पर आपकी? टेक्निकली देखा जाए तो सारे न्यूज जो है नेगेटिव न्यूज वो फैक्टर्ड इन है, तो अभी नेगेटिव सरप्राइज बहुत ज्यादा बड़ा आना यानी आई डोंट फील कि ऐसा कुछ नेगेटिव बहुत बड़ा सरप्राइज आएगा। और टेक्निकली कहा जाए तो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट 145 लेवल्स पे है, तो 145 के जब तक ऊपर है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऊपर जाते नजर आएंगे। तो ये स्टॉक अगला रेजिस्टेंस जो है तो 168 का है, वो एक बार निकल जाए रिजल्ट के बाद तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम इस स्टॉक में देखने को मिल जाएगा और इजीली हम 180 लेवल्स के करीब जाते हुए देखेंगे। अगर ये स्टॉक एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म में 155 के नीचे चला जाए आफ्टर द रिजल्ट्स, देन पॉसिबिलिटी है कि नीचे वापस एक बार 146 तक नीचे आए। तो ये सारे लेवल्स ध्यान में रख के आपकी रणनीति कल के लिए रखनी चाहिए। ऑलराइट, तो चलिए आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की तो बात की ही, जो आज डे हाई के आसपास क्लोज हुआ। इसके अलावा मिड कैप फार्मा कंपनी इप्का लैब्स के भी कल नतीजे आएंगे, और अगर एक बार अनुमान पर नजर डालें तो मुनाफा 19 करोड़ से बढ़कर 40 करोड़ रह सकता है। साथ ही जो इसके पीछे कारण है, मलेरिया की दवा बिक्री अच्छी रही है और उसके बढ़त की वजह से मार्जिन पर कुछ इम्पैक्ट दिखेगा। टैक्स भुगतान में भी कमी आई, उसकी वजह से भी मुनाफे फ्रंट पे कंपनी को कुछ बेनिफिट मिलेगा, लेकिन यूएस कारोबार में सुस्ती रह सकती है। तो इप्का लैब्स पर क्या इस वक्त आप सलाह देंगे अगर कोई फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहिए? जो ऑलरेडी निवेशित है, आज शेयर में लगभग 5.5 रुपए की कमजोरी दिखी थी, क्योंकि आज पूरा फार्मा पैक ही काफी ज्यादा कमजोर लग रहा था। मिड कैप फार्मा में से इप्का लैब्स कैसा लगता है आपको?
पोजीशन नहीं है तो बिल्कुल बनानी नहीं चाहिए, कोई भी, लॉन्ग भी नहीं, शॉर्ट भी नहीं, क्योंकि एक इंडिसीजन ट्रेंड में चल रहा है। अगर किसी के पास है तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा जो कि है 475 के नीचे। अगर ये डे एंड क्लोजिंग बेसिस पे नीचे आता है और इसके नीचे चला जाता है तो बिल्कुल बिकवाल बाहर निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस स्टॉक में कोई ऐसा बिग अपसाइड दिख नहीं रहा है। चलिए, इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, डीएम चावला औरंगाबाद से। नमस्कार मिस्टर चावला, पूछिए क्या सवाल है आपका। मिस्टर चावला, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी हाँ, नमस्कार सर, अपना सवाल पूछो और टीवी का वॉल्यूम प्लीज म्यूट कर दें। मैंने वो हीरो होंडा के 50 शेयर लिए हुए हैं। जी हाँ, सुन रहा हूँ मैडम। जी जी, बताइए अपना सवाल। किस लेवल पर आपने खरीदा है सर? हाँ, मैंने हीरो होंडा के 50 शेयर लिए हैं 3200 के आसपास। ओके और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। ओके, चलिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। वैसे भी आप अच्छे खासे मुनाफे में हैं। प्रति शेयर इनको लगभग 1300 रुपये का मुनाफा हो रहा है। किरण, कैसा लगता है आपको हीरो मोटोकॉर्प? और जैसे इन्होंने कहा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, टाइम का कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, क्या टारगेट्स देंगे आप? हालांकि लॉन्ग टर्म टारगेट्स देना हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ट्रेंड कैसा लग रहा है चार्ट देख के? चार्ट देख के ट्रेंड बेहतरीन है। कोई बिकवाली की जल्दबाजी ना करे, होल्ड करने की सलाह होगी। 2800 की जब तक नीचे नहीं जाता तब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल दिखाई नहीं देगा। मेरा मानना है कि इजीली हम अगर 1 साल का नजरिया रखे तो इजीली ये 4000 के ऊपर ये स्टॉक देखने को मिल जाएगा, यानी नेक्स्ट दिवाली तक। तो मेरा मानना है कि 1.25 साल तक ये रखना चाहिए। इजीली आपको 4000 के ऊपर के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, तो जितना नजरिया आप रख रहे हैं उस हिसाब से 4000 के लेवल्स भी आप अचीव कर पाएंगे। फिलहाल इसमें बने रहने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीनिवास तेलंगाना से। गुड इवनिंग श्रीनिवास जी, बताइए क्या सवाल है आपका। अनंतराज कितने पर खरीदा है सर आपने? 5520। ओके, और कितने टाइम से होल्ड कर रहे हैं इसको? बस 60 टर्म के लिए। आने वाले कितने समय के लिए आप इसको रखना चाहते हैं? 1 मंथ। ओके, ज़्यादा लंबा नजरिया नहीं है, क्लोज टू 1 मंथ ये इसको रख सकते हैं। फिलहाल प्रॉफिट भी बना लिया है। क्या लगता है अनंतराज इंडस्ट्रीज में चार्ट देख के तो अप ट्रेंड ही नजर आ रहा है। किरण, 1 महीने के नजरिए से क्या टारगेट्स आप इनको देंगे? और इनफैक्ट अगर कोई स्टॉप लॉस इन्हें लगाना हो, क्योंकि ये जो मुनाफा इन्होंने कमाया ये अगर बचाना चाहें और उसको लूज ना करें, तो क्या स्टॉप लॉस किस लेवल पर आप देंगे कि एक स्टॉप लॉस लगाया जाए? बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट 55 पे है, तो 55 के नीचे इनका स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मैं इस थोड़ा सा और एक कहना चाहता हूँ, इस स्टॉक में करीबन 21 तारीख को रिकॉर्ड हाई वॉल्यूम्स हुए थे और जिन लेवल्स पे हुए थे उसके नीचे ये ट्रेड करता है, तो शायद डिलीवरी बाहर निकल रही है, डिस्ट्रीब्यूशन होता नजर आ रहा है, तो थोड़े से सावधानी बरतनी चाहिए। 55 के नीचे अगर आता है तो बिल्कुल बिकवाली करके चलना चाहिए। वापस ये स्टॉक अगर 55 के नीचे आता है तो 40 तक आने की संभावना बन जाती है, तो थोड़े से कॉशियस व्यू रखना चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ऑलराइट, तो जिस लेवल पर आपने खरीदा है उसी को आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यानी 55 ऑड लेवल्स, और उससे नीचे ना जाए वो आप जरूर ध्यान रखें। तो क्लोजली मॉनिटर करें, थोड़ा कॉन्शियस रहे इसके चार्ट को देखते हुए। अगले दर्शक है हमारे साथ गिरीश चावला, जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मिस्टर चावला, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार मैम जी बताएं। मेरे पास मैरिको है 200-300 के रेट पे लिए हुए हैं मैंने, तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। तो इसको कितने, मतलब एक मेरा डाबर का भी है, डाबर मैंने 250 में लिया हुआ है, वो भी 2 महीने को होल्ड कर सकता हूँ मैं, तो मुझे बता देंगे क्या करूँ मैं इन दोनों में, मैरिको और डाबर? चलिए एक एक करके दोनों सवालों को लेते हैं। मैरिको आपने बताया लगभग 300 के लेवल्स पे आपने लिया है और डाबर लिया है 250 के लेवल्स पे। क्या दोनों में ही आप 2 महीने का नजरिया रखते हैं या फिर थोड़ा व्यू एक्सटेंड कर सकते हैं? नहीं, मैं होल्ड कर सकता हूँ, लंबा होल्ड कर सकता हूँ मैं। ओके ऑलराइट। किरण, पहले मैरिको पर आपसे सलाह चाहेंगे। इन्होंने 300 और लेवल्स पे बाय किया है और अभी 288 आज की क्लोजिंग रही है। हालांकि आज क्योंकि आज अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग थी इसलिए यहाँ पर भी थोड़ा प्रेशर दिखा, लेकिन ओवरऑल मैरिको लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लगता है आपको? लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि इन इन्वेस्टर ने बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे ही लॉन्ग पोजीशन बनाए, तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद वापस इनको लेना पड़ेगा, क्योंकि ये करीबन 278 तक वर्स्ट केस सिनेरियो में ये आता नजर आएगा। तो 278 के करीब जब आएगा तो वापस एक बार थोड़ा सा देखे एवरेजिंग करना चाहिए और इधर से वापस एक बार साइड देखने को मिल जाना चाहिए। इसमें थोड़ा सा 2 साल का नजरिया रखना चाहिए। वैसे भी अगर निफ्टी एफएमसीजी का इंडेक्स देखे तो एक अच्छे चैनल में चल रहा है, ऑल टाइम हाई लेवल्स पे चल रहा है, तो इधर से अपसाइड बिल्कुल बनती है। तो मेरा मानना है कि इधर तो निचले स्तरों में और बाय करें और होल्ड करें।
305 के ऊपर जब ये चला जाएगा तो वापस एक बार आपको इस स्टॉक में मोमेंटम देखने को मिल जानी चाहिए। जहाँ पे डाबर की बात करें तो डाबर में इन्होंने करीबन 250 रुपए में खरीदा है। इंटरमीडिएट ट्रेंड चालू है जो कि करेक्टिव ट्रेंड है, जो कि बहुत अच्छी होती है। इधर से मुझे लगता है कि 275 270 तक नीचे आ सकता है, इससे ज्यादा नीचे नहीं आएगा। तो इधर से वापस एक बार आपको मूव आएगी जो कि 310 315 तक ले जाएगी। पर अगर इसका भी लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो 320 एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्मेशन है। इसका ब्रेकआउट अगर आता है तो एक बहुत बड़ी रैली आपको इस स्टॉक में भी देखने को मिल जाएगी। तो एग्रेसिवली बाय करें 320 के ऊपर। ऑलराइट, तो दोनों ही स्टॉक्स पर आपको राय दी जा चुकी है, लेकिन अब उन स्टॉक्स की बात करते हैं जो जी बिजनेस में आपको दिन भर बताए जाते हैं, जहां पे आपने अच्छा रिटर्न भी कमाया। मेरे सहयोगी अंशु मौजूद हैं ऐसे ही स्टॉक्स की लिस्ट लेकर। बताइए अंशु। जी शुक्रिया। मुनाफे की वो 3 कॉल जिन्होंने गिरावट के इस बाजार में दिया है ज़बरदस्त रिटर्न, उनमें पहला नाम होगा ग्लोबल स्पिरिट्स का। ये शेयर हमने सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 में अपने दर्शकों को रिकमेंड किया था, खरीदारी की सलाह दी गई थी इस शेयर में। इस शेयर ने आज के सत्र में अपने टारगेट्स तो अचीव किए हैं, साथ ही साथ 9.5% का करीब रिटर्न दिया है। मेरा अगला शेयर भी फास्ट 50 से होगा, एस्ट्राजेनेका। ये शेयर ने भी आज के सत्र में 4.5% का करीब रिटर्न दिया है और साथ ही साथ अपने टारगेट्स को भी अचीव किया है। मेरा आखिरी शेयर होगा आज का हमारा टुडेज ट्रेड, जुबिलेंट लाइफ साइंस। इस शेयर पर भी टारगेट्स अचीव हुए हैं और साथ ही साथ 7% का रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो 3 वो स्टॉक्स जहां पर आपने शानदार मुनाफा कमाया है, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स, जुबिलेंट लाइफ और एस्ट्राजेनेका मौजूद है। लेकिन अंशु, कल के लिए कोई स्टॉक्स आप लेकर आई हैं जहां पर खबर भी हो और हमारे दर्शकों को अच्छा मुनाफा मिल सके? जी, मेरा पहला शेयर होगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। कल कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आने हैं और पहली तिमाही में ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें तो 9.99% से ग्रॉस एनपीए बढ़कर 10.05% रहने का अनुमान लगाया जा रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एनआईआई की अगर बात करें तो 10% की गिरावट का अनुमान लगाया जा रहा है एनआईआई में, और प्रोविजनिंग में 77% की गिरावट का अनुमान है। लेकिन आज के सत्र में काफ़ी तेज़ी देखने को मिली बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर में। पुष्कर राज काफी बुलिश है शेयर को लेकर, खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 166 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं 156 रुपीज़ का। दीपक नाइट्राइट होगा मेरा अगला शेयर। सरकार ने चीन में बने केमिकल प्रोडक्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी का टेन्योर बढ़ाया है और ये बढ़ाकर 1 साल किया है। इस खबर के चलते NFL, RCF, दीपक नाइट्राइट जैसी कंपनियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। लेकिन आज के सत्र में अगर बात करें, दीपक नाइट्राइट के शेयर पर आज के सत्र में दबाव देखने को मिला। पुष्कर राज कानितकर टेक्निकल चार्ट्स पर भी कमजोरी बता रहे हैं शेयर को लेकर। इस शेयर पर आप बिकवाली करके चल सकते हैं। 106 रुपीज़ के स्टॉप लॉस इस शेयर पर लगाकर आप इस पर बिकवाली करके चलिए। 92 रुपीज़ के टारगेट्स इस शेयर पर आप लगा सकते हैं। टाटा केमिकल्स होगा मेरा अगला शेयर। आज के सत्र में टाटा केमिकल के शेयर पर काफ़ी तेज़ी दिखने को मिली। करीब 8% चढ़कर टाटा केमिकल का शेयर बंद हुआ है। साथ ही खबर है कि यूरिया कारोबार बेचने को लेकर कंपनी को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है और यारा फर्टिलाइजर्स को कंपनी 2670 करोड़ में अपना यूरिया कारोबार बेचेगी। आज के सत्र में तेजी थी टाटा केमिकल के शेयर पर। टेक्निकल चार्ट्स पर भी काफी मजबूत है टाटा केमिकल का शेयर। खरीदारी करके चलिए। पुष्कर राज कानितकर की खरीदारी की सलाह है। 521 के टारगेट्स के लिए 500 रुपीज़ का स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मदरसन सुमी होगा मेरा अगला शेयर। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। मुनाफे की अगर बात करें तो 379 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 439 करोड़ हुआ है YOY बेसिस पर। आय में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 9,046 करोड़ से बढ़कर आय 10,450 करोड़ हुई है YOY बेसिस पर। लेकिन ऑपरेटिंग आधार पर नतीजे अनुमान से खराब हैं। कंपनी का कर्ज 7.7% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। टेक्निकल चार्ट्स पर भी मदरसन सुमी का शेयर काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। सिमी भौमिक बिकवाली की सलाह दे रही हैं। इस शेयर पर आप 355 रुपये के स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करके चलिए। 310 रुपये के टारगेट्स इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। मेरा आखिरी शेयर होगा राजेश एक्सपोर्ट्स का। कंपनी के पहली तिमाही के नतीजे आए हैं। कंसो मुनाफे की अगर बात करें तो कंसो मुनाफा 237 करोड़ से बढ़कर 270 करोड़ हुआ है YOY बेसिस पर। कंसो बिक्री की अगर बात करें
15,140 करोड़ से बढ़कर बिक्री 58,917 करोड़ हुई है YOY बेसिस पर। लेकिन टेक्निकल चार्ट्स पर काफ़ी मजबूत है राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर। खरीदारी करके चल सकते हैं, सेमी भौमिक खरीदारी की सलाह दे रही हैं। 470 के टारगेट्स के लिए इस शेयर पर आप खरीदारी कीजिए। 430 रुपीज़ के स्टॉप लॉस इस शेयर पर आप मेंटेन कर सकते हैं। जी शुक्रिया अंशु बताने के लिए वो तमाम स्टॉक्स जहां पर कल मुनाफा कमाया जा सकता है, चाहे उसके पीछे रिजल्ट्स हैं या फिर कोई बड़ी अनाउंसमेंट। लेकिन अब बात करते हैं ऑटो नंबर्स की। सियाम ने आज जुलाई का डेटा पेश किया और पैसेंजर कार बिक्री लगभग 9.5% बढ़कर 1.77 लाख यूनिट्स रही। वहीं टू व्हीलर सेगमेंट की बिक्री 13.5% बढ़ी और 14.5 लाख यूनिट्स के आसपास रही है। ईयरली बेसिस पर कंपैरिजन है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो वहां बिक्री में एक माइनर साइड डिफरेंस आया और लगभग 51,843 यूनिट्स इस पर्टिकुलर क्वार्टर में रहे हैं। इनफैक्ट इस महीने में रहे हैं। कुल पैसेंजर व्हीकल बिक्री की बात करें तो 17% का इजाफा यहां पर देखने को मिला और लगभग 2.5 लाख यूनिट्स बिक्री रही है। जो LCV सेगमेंट है वहां पर बिक्री 6.5% बढ़ी और 30,550 के आसपास यूनिट रहे। साथ ही बाइक बिक्री की बात करें यहां पर 11% का इजाफा रहा। यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट की बात करें तो बिक्री यहां पर 41% ज्यादा बढ़ी और 64,000 के आसपास यूनिट्स रहे। एक बार ऑटो पैक पर भी नजर डाल लेते हैं। आज अक्रॉस ऑटो स्टॉक्स बिकवाली ही रही, फिर चाहे मदन सुमी में रिजल्ट का इंपैक्ट रहा हो या हीरो मोटोकॉर्प, यहाँ पर भी 3% की गिरावट रही। M&M भी आज 2% नीचे गिर के टूट के यानी बंद हुआ क्योंकि नंबर्स का भी इंपैक्ट था। इसके अलावा जो बड़े नाम हो सकते हैं मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, MRF, IGM मोटर्स, सब में लाल निशान आज देखने को मिला है। इन लेवल्स पर किरण अगर ऑटो में किसी को कोई पोजीशन बनानी हो तो आप कौन सा स्टॉक पिक करेंगे? नहीं, अभी मैं थोड़ा सा करेक्टिव मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फिर भी अगर आइशर मोटर की बात करें तो आइशर मोटर एक अच्छा चार्ट दिखाई दे रहा है जहाँ पे ब्रेकआउट हाल ही में हुआ था करीबन 20,500 में के लेवल पे, उसके ऊपर ट्रेड करता नजर आ रहा है। तो इस पे ध्यान रहेगा। निचले स्तर पे बाइंग करने की सलाह होगी। जहाँ पे एक बार 22,500 का क्रॉस करेगा स्टॉक तो बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। वैसे ही एक महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पे भी ध्यान देखना चाहिए। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी एक लेवल है 1500 का, उसके ऊपर अगर ये स्टॉक चलने चालू कर देगा तो एक बहुत बड़ी मूव आपको देखने को मिल जाएगी। तो इन जनरल ऑटो सेक्टर बहुत भाग चुका है, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद चला जाएगा, ऊपर चलते नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों पे एक्यूमुलेट करे, ये अगर स्ट्रेटेजी करते हैं कोई तो अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को मिलता नजर आएगा ऑटो सेक्टर में। ऑलराइट, चलिए आज इतने ही स्टॉक्स पर बातचीत हो पाएगी। किरण शुक्रिया आपका, कीमती समय दिया आपने सी बिजनेस को। कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे? बहुत सारे स्टॉक्स डिस्कस किया है पर इन जनरल डिस्क्लोजर की जो मैंने अभी सलाह दी वही हमारे क्लाइंट्स को दी होगी, पर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में इनमें से कोई भी स्टॉक नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए फिलहाल हॉट स्टॉक्स में इतना ही, लेकिन कल फिर लौटेंगे और आपको बताएंगे दिन भर का हाल, साथ ही वो स्टॉक्स जहां पर आप मुनाफा कमा सकते हैं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।